हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाया जाए। रैंडमली लगाते हैं, अगर सॉल्व हो जाता है कहते हैं जी सॉल्व हो गया, हमसे नहीं फार्मूले से आंसर आ पाता है कहते हैं जी सॉल्व नहीं हुआ। लॉजिकली श्योर नहीं होते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 234 प्लस, आप इनका आंसर तुरंत बता देंगे इजीली। और अगर मैं किसी एक दूसरे क्वेश्चन को पूछूं आपसे, इसका भी आप आंसर तुरंत बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। इनके सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं। ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन कौन सा है या उसमें डिजिट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये मैटर नहीं करता। कितना अच्छा हो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आपका कॉन्सेप्ट इतने ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आपका है। तो शायद प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस भी उतने ही जल्दी और इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे जितने जल्दी और इजीली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं। हम यही करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जिसमें आपको 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा, और इसके हायर लेवल तक। अगर सभी स्टेटमेंट्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया तो आप प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व। और इसके लिए मैं एक पेज प्रोबेबिलिटी, आप चैप्टर का नाम लिखें और उस पेज पर लिख दें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और इस पेज पर आप कुछ नहीं लिखें। अब दूसरे पेज पर लिखें प्रोबेबिलिटी और वहां से आप प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को लिखना शुरू करें। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में जब ये प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स आगे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए। तो उस स्टेटमेंट में जो मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का पेज छोड़ा कहा है छोड़ने के लिए, उस पेज पर आप वन बाय वन वो स्टेटमेंट लिख लेंगे जिस स्टेटमेंट के बेस पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो उस पेज को अभी छोड़ दें, अभी उस पेज पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, जब मैं कहूंगा तभी उस पर। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट पेज पर लिखें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। Chance of occurrence of an event expressed numerically is called probability. Chance of occurrence of an event expressed numerically is called probability. किसी भी इवेंट के हैपन होने के चांसेस जो न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट किए जाते हैं उसी को प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी स्टेटमेंट्स या इवेंट्स बनते हैं, अगर उन सभी स्टेटमेंट्स या इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट कर लिए जाएं तो उसी को प्रोबेबिलिटी कह दिया जाए। आप जितने स्टेटमेंट सोच सकते हो, अगर उन सभी स्टेटमेंट या इवेंट्स के चांसेस न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट किए जाएं, यही प्रोबेबिलिटी है। तो अब जब ये कहा गया कि जितने स्टेटमेंट्स हम सोच सकते हैं, क्या जितने स्टेटमेंट्स होते हैं सबके? नहीं, कोई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके चांसेस ही नहीं होते, तो न्यूमेरिक वैल्यू कहां से आएगा? वाले चांसेस जो होंगे उसी को तो न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। जब चांसेस ही नहीं है तो न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे कैलकुलेट हो पाएंगे? वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? कोई स्टेटमेंट जो 100% श्योर हो, सर्टेन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो सर्टेन होता उसके चांसेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल में आग लग जाती है, 100% श्योर है, इसका कोई चांस ही नहीं है। जब चांस नहीं है तो न्यूमेरिक वैल्यू कहां से आई? दूसरा स्टेटमेंट, वो जो 100% इंपॉसिबल। किसी एक स्टूडेंट के लिए मैंने कहा यह हवा में उड़ता है, अब ये तो इंपॉसिबल स्टेटमेंट है, इसके भी चांसेस कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। इसकी मीनिंग, कोई स्टेटमेंट्स ऐसे बने जिसके चांसेस कैलकुलेट किए ही नहीं जा सकते। तो इसकी मीनिंग क्या हुई? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्टेटमेंट जो 100% सर्टेन हो या वो स्टेटमेंट जो 100% इंपॉसिबल हो, इन्हें छोड़कर
रिमेनिंग जितने स्टेटमेंट्स बनते हैं अगर उन सबके चांसेस न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट कर लिए जाए तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहा। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि ये जो दोनों छूट गए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक सर्टेन और दूसरा इंपॉसिबल। तो इसके लिए यह कहा गया कि जब भी कोई स्टेटमेंट सर्टेन का होगा, सर्टेन इवेंट या स्टेटमेंट के चांसेस 1 होते हैं और किसी भी इंपॉसिबल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के चांसेस 0 होते। अब नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ के तो सारे स्टेटमेंट सर्टेन और इंपॉसिबल के बीच में ही होंगे ना, तो जब इनके बीच में ही होंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी तो इनके बीच में होनी चाहिए। इसकी मीनिंग यह है कि जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट या इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे। और जब भी हम किसी भी इवेंट या स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो लिखा जाता है P, ब्रैकेट में उस स्टेटमेंट या इवेंट को लिख दिया जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले हैं। यह माना जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड करने वाले हैं और जो लिखेंगे वही उस स्टेटमेंट या इवेंट का आंसर होगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं इवेंट्स या स्टेटमेंट्स, आप जो भी लिखना चाहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं और इसका आंसर 0 और 1 के बीच में हो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज हम बार बार करते हैं, तो अब पहले उन वर्ड्स को हम देख लें जिससे जब उन वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज किया जाए तो अच्छी तरह से हमारे समझ। वो वर्ड्स हैं, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा इवेंट्स और एग्जॉस्टिव केसेस, इवेंट्स और एग्जॉस्टिव केसेस, थर्ड इक्वली लाइकली, फोर्थ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिफ्थ सैंपल स्पेस। एक एक वर्ड को देखते हैं। पहला वर्ड है एक्सपेरिमेंट। एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन 2 और मोर देन 2 आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर समझें, एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स इन 2 और मोर देन 2 आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक ऐसा वर्क या कोई एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मिनिमम 2 आउटकम्स हो, वह वर्क या वह ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट कह दिया। ध्यान से समझे मेरी बात। उस वर्क को या उस ऑपरेशन को एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा जिसको ऑपरेट करने में मिनिमम 2 आउटकम्स बने, मैक्सिमम जितने भी चाहे बने, वह वर्क या वह ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट कहा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन हमने टॉस किया। अब कॉइन टॉस करने पर आउटकम्स कितने आते हैं? आउटकम्स मीनिंग जो जो आते हैं कितने आए? 2, एक हेड और दूसरा टेल। तो मीनिंग ये कॉइन टॉस करने का वर्क एक्सपेरिमेंट हुआ क्योंकि इसमें 2 आउटकम्स। एक डाई हमने रोल कर दिया। अगर एक डाइस हम रोल करते हैं तो आउटकम्स कितने आते हैं? 6। डाइस रोल करने पर 6 ही तो आते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 लूडो का डाइस आपने देखा होगा। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, तो जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे वह उसमें जितने कार्ड्स हैं मीनिंग 52 कार्ड्स में से ही तो कोई एक कार्ड होगा। ये वर्क भी एक्सपेरिमेंट कहा दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि अगर एक कॉइन कोई ऐसा मिल जाए जो बिग बी ने शोले फिल्म में टॉस किया। जो नहीं देखे हैं वो उनको मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन शोले फिल्म के लास्ट में एक कॉइन ऐसा टॉस करते हैं जिसमें दोनों तरफ हेड बने होते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हेड बना हुआ है, उस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो आउटकम्स 2 आएंगे क्या? नहीं, एक ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ हेड है। क्या उस कॉइन को भी एक्सपेरिमेंट में रखा जाए? नहीं, हम नॉर्मल कॉइन को ही एक्सपेरिमेंट में रख सकते हैं, उस कॉइन को नहीं रख सकते जिसमें दोनों तरफ हेड थे। ठीक है, तो कोई एक ऐसा वर्क मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने चाहे आउटकम्स आ जाए, वह वर्क एक्सपेरिमेंट कह दिया जाए।
सेकेंड, इवेंट्स, इसे एग्जॉस्टिव केसेस भी कहते हैं। वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ध्यान से समझो, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में जो जो आते हैं वो सारे इवेंट्स कहे जाते हैं। और लर्न रहे हम केवल इवेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एक कॉइन टॉस किया, ध्यान से समझना, कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट। क्या क्या आता है कॉइन में? हेड और टेल। हेड आना भी इवेंट, टेल आना भी इवेंट। और लर्न रहे कॉइन के केस में हम केवल हेड या टेल की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यही दोनों इवेंट्स हैं। एक डाइस हमने रोल किया, रोल करना एक्सपेरिमेंट, 1 से 6 तक आना ये इवेंट्स, और हम केवल इनमें से ही किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मान लो एक डाइस आपने रोल किया और उसमें मैंने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 7 क्या उसमें है? नहीं, उसमें तो 6 तक ही है। तो 7 को इंपॉसिबल इवेंट मान लिया जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे 0। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करना एक्सपेरिमेंट तो हो गया। हम केवल उन्हीं कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो कार्ड्स प्लेइंग कार्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और किसी दूसरे की नहीं निकाल सकते। प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, कहा गया 13 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 13 पॉसिबल है क्या प्लेइंग कार्ड में? नहीं है, ये इंपॉसिबल स्टेटमेंट माना जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एक कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 30 की स्ट्रेंथ है। 30 क्लासरूम के स्ट्रेंथ में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। हम केवल उन्हीं नाम की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जिन नाम के स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में हैं। उन 30 स्टूडेंट्स के क्लासरूम में वो नाम है, उन्हीं नाम में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम 30 स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम है उसमें किसी बाहर के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं 30 को ही हम इवेंट्स मानेंगे और उसमें से किसी एक की ही प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 30 के नाम ABCDEFGH जो भी है, और उसके बाद 26 अल्फाबेट्स हो गए, और उसके बाद हो गए 1 2 3 4, ये नाम है। ध्यान से समझो, A से Z तक के हैं नाम, और उसके बाद 1 2 3 4, 30 की स्ट्रेंथ, 30 का ये नाम है। मैंने कहा उसमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, वह प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उसी स्टूडेंट का नंबर 7 हो, नाम 7 हो। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? A से Z तक दिया है, और 1 2 3 4 दिया है। 7 तो उसमें कहीं है ही नहीं है, तो ये इंपॉसिबल स्टेटमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 मान लीजिए। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली। जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट्स होते हैं, अगर उन सभी इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वली लाइक। एक बार फिर समझो मैंने क्या कहा। जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, उस एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट्स आए, अगर उन सभी इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन हमने टॉस किया, कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट, हेड और टेल आना इवेंट्स। हेड आने के जितने चांसेस उतने ही टेल के, दिस इज इक्वली लाइक। एक डाइस हमने रोल किया, रोल करना एक्सपेरिमेंट, 1 से 6 तक आना ये इवेंट्स। 1 आने के जितने चांसेस उतने ही 2, उतने ही 4, उतने ही 5, उतने ही 6, दिस इज इक्वली लाइकली। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं, एक कॉइन और दूसरा डाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल भी इक्वली लाइकली को बताता है। नहीं, गलत है ये। प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल इक्वली लाइकली को नहीं बताता, क्योंकि प्लेइंग कार्ड में सभी कार्ड्स के आने के चांसेस इक्वल नहीं होते। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कहा कि 2 एग्जांपल्स बनते हैं। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबल है ये। आपने 10 अलग अलग कलर के सिंगल बॉल्स रख दी, रेड, व्हाइट, पिंक, ब्लू, इस तरह से रखते चले गए, तो टोटल 10 बॉल्स हैं। उसमें से एक बॉल आप सेलेक्ट, उसके चांसेस इक्वली लाइकली के बने, क्योंकि सभी के आने के चांसेस इक्वल होंगे। सभी सिंगल सिंगल कलर के बॉल्स रखे हुए हैं, वे सिंगल सिंगल कलर के ही तो बॉल रखे हुए हैं ना उन 10 बॉल्स में। तो ये एग्जाम्पल भी इक्वली लाइकली को बताता है।
नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान लें कि अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसी एक एक्सपेरिमेंट में अगर दो या उससे अधिक स्टेटमेंट्स या इवेंट्स दिए जाएं और उसमें कोई एक ही पॉसिबल हो, दूसरा उसके साथ पॉसिबल ना हो, वह एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस को डिफाइन करता है। और अगर दोनों एक साथ हैपन हो गए तो यह नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिफाइन करता है। एक बार फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं। किसी एक एक्सपेरिमेंट में, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉइन टॉस करना, डाइस रोल करना, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर लेना, किसी एक क्लासरूम में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, ये सभी स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट है। किसी एक एक्सपेरिमेंट में दो या उससे अधिक स्टेटमेंट्स या इवेंट्स दिए जाएं, लेकिन उसमें कोई एक ही पॉसिबल हो, दोनों एक साथ पॉसिबल ना हो, एक से अधिक एक साथ पॉसिबल ना हो, वो एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बताता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक कोई कॉइन हमने टॉस कर दिया, कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने कहा हेड आ जाए और टेल आ जाए। अब हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, एक ही हैपेंड होगा। यही मैंने कहा है। किसी एक एक्सपेरिमेंट में दो या उससे अधिक स्टेटमेंट या इवेंट दिए जाए, उसमें कोई एक ही पॉसिबल हो, दूसरा उसके साथ पॉसिबल ना हो, वही एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बताता है। एक कोई डाइस हमने रोल किया, मैंने कहा 2 आ जाए और 5 आ जाए। 2 आ जाएगा तो 5 नहीं, 5 आएगा तो 2 नहीं। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब दोनों इवेंट्स एक साथ हैपन हो सकते हैं, वह एग्जाम्पल नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बता देता है। ठीक है, जैसे एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड एस का हो जाए और स्पेड हो जाए। पॉसिबल है, एक ही कार्ड एस का और स्पेड का हो सकता है, तो ये एग्जाम्पल नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को डिफाइन करता है। डेफिनेशन बनाने वाले ने डेफिनेशन उल्टा बनाया। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। बनाने वाले ने डेफिनेशन उल्टा बनाया। जब इवेंट्स हैपन नहीं होते साथ में तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जब साथ में होते हैं तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। होना क्या चाहिए था? जब साथ में होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए था, नहीं होने पर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। जब इवेंट साथ में नहीं हैपेंड होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और साथ में हैपेंड होने पर ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। कुछ और एग्जांपल से क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें। एक कोई स्टूडेंट है, मैंने कहा ही इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज ए गुड सिंगर। ही इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज ए गुड सिंगर। 18 ईयर्स ओल्ड, गुड सिंगर हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, तो ये एग्जांपल नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को डिफाइन करेगा, क्योंकि दोनों इवेंट्स एक साथ हैपन कर सकते हैं। एक किसी दूसरे एग्जांपल में मैंने कहा एक स्टूडेंट के लिए, ये 12th क्लास का स्टूडेंट है और ड्यू में पढ़ता है। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ एक ही स्टूडेंट के लिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। अगर वह 12th क्लास का स्टूडेंट है तो ड्यू में नहीं पढ़ेगा, ड्यू में पढ़ेगा तो 12th क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक ही स्टूडेंट के लिए यूज नहीं किए जा सकते। ये एग्जांपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बता। जब दोनों एक साथ हैपेंड नहीं होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक साथ हैपेंड होते हैं तो नॉन म्यूचुअली। एक स्टेटमेंट और आपको लिख लेना चाहिए जिसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, स्टार मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, all the mutually exclusive cases are independent event, but all the independent event, but all the independent event all the independent events are not mutually exclusive. इस स्टेटमेंट को आगे मैं डिफाइन करूँ, ये क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से वर्ड निकल कर आ रहा था, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहां लिख दिया।
नेक्स्ट वर्ड, सैंपल स्पेस। एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर, नहीं एक ही एक्सपेरिमेंट में नहीं, अगर चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो तो पॉसिबल आउटकम्स ही कहे जाते हैं, ठीक बात है, हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब दो या उससे अधिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके पॉसिबल आउटकम्स का मल्टीप्लिकेशन सैंपल स्पेस कहा जाता है। इन केस ऑफ टू और मोर देन टू एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। दो या उससे अधिक एक्सपेरिमेंट्स के केस में उनके पॉसिबल आउटकम्स का मल्टीप्लिकेशन सैंपल स्पेस कहा जाता है। सिंगल एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वही सैंपल स्पेस भी हैं, ध्यान रखना। लेकिन जिस जो जनरली वर्ड यूज नहीं किए जाते क्योंकि हम पॉसिबल आउटकम्स ही कह देते हैं। लेकिन दो या उससे अधिक एक्सपेरिमेंट्स के केस में इनके पॉसिबल आउटकम्स का मल्टीप्लिकेशन और सैंपल स्पेस कहा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर टू कॉइन्स कहीं टॉस कर दिए जाएं, टू कॉइन्स कहीं टॉस किए गए हो तो इनके सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी होगी? पहले कॉइन पर पॉसिबल आउटकम 2, दूसरे पर भी 2, 2 क्रॉस 2 4 हो जाए। 3 डाइसेस रोल किए जा रहे हैं, इन पर पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट डाइस पर 6, दूसरे पर 6, तीसरे पर 6, ये तो पॉसिबल आउटकम्स हैं अलग अलग। इनका मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216, ये सैंपल स्पेस। ध्यान रहे अभी कि अगर कहीं भी एक से अधिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी क्वेश्चन में तो हम पॉसिबल आउटकम्स के जगह पर सैंपल स्पेस लगाते हैं, और जब सिंगल एक्सपेरिमेंट होता है तो हम पॉसिबल आउटकम्स ही लगाते हैं। ये 5 वर्ड्स हम यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन आ गई। अब चलते हैं आगे। अभी जो मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए डेफिनेशन बताई है वो केवल ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या। अब मैं जो प्रोबेबिलिटी के लिए डेफिनेशन बताने वाला हूं हम इसे भी डेफिनेशन ही कहते हैं। कहीं कहीं बुक में इसे मॉडर्न डेफिनेशन कह दिया जाता है डेफिनेशन ही। लेकिन ये डेफिनेशन फॉर्मूले के बेस पर बनता है जिससे हम इवेंट्स की वैल्यूज कर, ठीक है। तो probability is the ratio of number of favorable outcomes and the total number of possible outcomes. Probability is the ratio of number of favorable outcomes and the total number of possible outcomes. ये भी डेफिनेशन ही है, लेकिन इस डेफिनेशन में यूज किए गए स्टेटमेंट के बेस पर आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं, probability is the ratio of number of favorable outcomes, number of favorable outcomes and the total number of possible outcome, ऑब्लिक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसलिए क्योंकि एक से अधिक एक्सपेरिमेंट अगर होगा तो सैंपल स्पेस लिख दिया जाएगा, अदरवाइज हम पॉसिबल आउटकम से लिखें। ये फेवरेबल क्या है? फेवरेबल की मीनिंग जिस स्टेटमेंट या जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कितने हैं, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्लासरूम है उसमें 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, टोटल उस क्लासरूम की स्ट्रेंथ 30 है। उसमें से हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वही स्टूडेंट बॉय हो जाए। अब जरा देखो बॉयज से रिलेटेड कितने हैं, बॉयज से रिलेटेड 20, तो अब फेवरेबल आउटकम्स में आपको लिखना चाहिए 20 और पॉसिबल आउटकम्स उस क्लासरूम की पूरी स्ट्रेंथ 30, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2/। फेवरेबल की मीनिंग यही होती है कि जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कितने हैं, दिस इज फेवरेबल। मान लो क्वेश्चन यही था, एक क्लासरूम जिसमें 20 बॉयज 10 गर्ल्स, क्लासरूम की स्ट्रेंथ टोटल 30, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वही स्टूडेंट गर्ल हो जाए। अब गर्ल्स से रिलेटेड कितनी है स्टूडेंट्स, 10, तो फेवरेबल में लिख दिया जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई पॉसिबल में लिख दिया जाएगा 30, 1/3, ये आंसर। ठीक है, चल आगे चले। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन
बताया गया, उसमें आप उसके बेस पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स को अगर हम एम से डिनोट करें और पॉसिबल आउटकम्स को एन से डिनोट करें, तो प्रोबेबिलिटी के इस डेफिनेशन के बेस पर 3 कंडीशन यूज कर लिए जाते हैं। पहली कंडीशन, अगर हम उस इवेंट को ए मान लें तो पी ए के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा m/n, m शुड बी लेस देन n, या लेस देन n या लेस देन इक्वल टू n। जरा सोचो बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देखो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर देना, क्योंकि मैं वो लॉजिक बताने वाला हूं क्या होना चाहिए। जरा सोचो ध्यान से, m शुड बी लेस देन n या m शुड बी लेस देन इक्वल टू n, क्या है लॉजिक? अगर m शुड बी लेस देन इक्वल टू कर दिया तो इक्वल टू की मीनिंग तो 1 हुआ ना। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो जरा सोचो वो इवेंट कैसा है, वो स्टेटमेंट कैसा है, सर्टेन है। और अब ये भी सोच लो कि अगर वो सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे क्या? पेट्रोल में आग लग जाती है, इसके चांसेस हम निकालेंगे क्या? एक दिन लगा के देखो, निकालेंगे ही नहीं। जो स्टेटमेंट 100% श्योर है, हम उसके चांसेस क्यों निकालेंगे? हम तो उसके निकालेंगे जिसके हैपन होने के चांसेस कुछ बने। ये तो 100% श्योर है, लॉजिकली होना चाहिए m शुड बी लेस देन n, लेकिन बुक में लिख दिया जाता है लेस देन इक्वल टू n। आप भी इसे ही यूज करो, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंगली लेस देन ही होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, पी ए की वैल्यू, मीनिंग किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम होनी ही चाहिए। थर्ड में आपको 8 लाइंस का स्पेस छोड़ देना चाहिए अपने रजिस्टर, 8 लाइंस का स्पेस छोड़ देना चाहिए। फिर यहां हम बैक होंगे और तब आपको बताया जाएगा कि यहां कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर मैं अभी बता दूं तो ये अभी केवल लर्न करने वाली बात हो जाए, समझ में नहीं आया, कहेंगे ये क्या स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला भी आ गया, हमने ये भी जान लिया कि प्रोबेबिलिटी है क्या। और अब हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हम प्लेइंग कार्ड सीख लेते हैं क्या है। आप में से हो सकता है जब भी आप वीडियो देखें प्लेइंग कार्ड के बहुत अच्छे कुछ खिलाड़ी भी हों, ठीक है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सभी को हो सकता है प्लेइंग कार्ड कम समझ में आता हो, ना जानते हो। इसीलिए एक बार मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इसी को मैं यूज करने वाला हूं। और जैसा मैंने कहा कि आपको मैं जीरो लेवल से ही बता रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड का क्योंकि यूज है तो प्लेइंग कार्ड को भी मुझे बताना ही चाहिए। चलिए देखें, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। A deck of playing card consists of 52 cards in which 4 suits, spade, club, heart, डायमंड, ये सूट कहे जाते हैं। 4 सूट्स, हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद ये अल्फाबेट से यूज किए जाते हैं। ठीक है, इतने ही कार्ड्स क्लब में भी होते हैं, इतने ही कार्ड्स क्लब में भी होते हैं, और डायमंड में भी इतने ही कार्ड्स होते हैं। डायमंड में भी इतने ही यूज किए जाएंगे। 2 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट होते हैं। इसके बाद अल्फाबेट्स यूज, के, क्यू, के और एस, इन्हें क्या कहा जाता है वो जरा देख लो। के को कहते हैं जैक, के को कहते हैं क्वीन, क्यू को कहते हैं किंग, और ए को कहा जाता है एस। अगर आप सूट्स को देखें और कार्ड्स को देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 52 ही आएगा। कार्ड्स को सूट से या सूट को कार्ड से,
तभी ग्रैंड टोटल 50। ध्यान से समझना, हर इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स होते हैं। हर एक इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स होते हैं। 2 के 4 कार्ड्स हैं, एक एक सूट का एक एक कार्ड। एस के 4 कार्ड्स हैं और सूट के अलग अलग 13 कार्ड्स होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझो, ये सभी सूट हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। हर एक सूट के 13 कार्ड्स और हर एक इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स। लेकिन इंडिविजुअल और सूट दोनों को मिलाकर अगर पूछा जाए तो एक ही कार्ड बनेगा। अब जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। हर इंडिविजुअल के 4 कार्ड्स, हर सूट के 13 कार्ड्स। लेकिन अगर इंडिविजुअल और सूट दोनों को मिलाकर पूछा जाए ये कितने कार्ड, तो एक ही कार्ड बनेगा। मैं पूछूं 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड का एक ही कार्ड होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और सूट दोनों मिलाकर बना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेड के कार्ड 13, एस के कार्ड 4। लेकिन अगर मैं पूछूं स्पेड और वो भी एस के लिए, तो क्या होगा? 1। ये देखो, एक ही तो होगा ना। तो ये आपको देखना है। मैं साइन भी बना दूं जिससे और अच्छी तरह से समझना आसान हो जाए। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना तो रहेगा ही जिससे आप सीख लेंगे कि अच्छी तरह से यही स्पेड है। और साइन बनाते ही कुछ स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी टाइप के होंगे वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, हाँ ये हो गया। ठीक है, ये स्पेड है, ये क्लब है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए। ये हार्ट, हार्ट शेप जानते होंगे सभी अच्छी तरह से। ये है डायमंड। ये है, तो ये इसी तरह से रेड और ब्लैक के फॉर्म में होते हैं। देखना, हार्ट और डायमंड ये रेड होते हैं और ये दोनों स्पेड और क्लब ये ब्लैक होते हैं। हमने इसीलिए रेड और ब्लैक से ही बनाया है, मीनिंग 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक। ब्लैक को मैंने पहले लिख दिया है। ग्रैंड टोटल किसी भी तरह से 52 ही रहेगा। इसमें एक वर्ड यूज, 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक वर्ड नहीं। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह वर्ड यूज किए जाते हैं फेस कार्ड्स और कुछ कुछ जगह यूज किए जाते हैं कोड कार्ड्स। ध्यान से समझना, जैक, क्वीन और किंग को हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं या इसे कोड कार्ड्स भी। दोनों की मीनिंग है कि इसमें एस इंक्लूड नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेस कार्ड्स कितने होंगे तो 12 फेस कार्ड्स बनेंगे। कैसे? जैक के लिए 4, क्वीन के लिए 4 और किंग के लिए 4। कोड कार्ड्स में भी यही है, 12 कोड कार्ड्स टोटल बनेंगे। कैसे? जैक के लिए 4, क्वीन के लिए 4 और किंग के लिए 4। ठीक है, तो अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड स्पेड का हो जाए, इसके चांसेस क्या? अब स्पेड के फेवर में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। 13/52। आंसर आप हमेशा लर्न रखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर। एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड रेड कार्ड हो जाए, इसके चांसेस क्या होंगे? अब रेड कार्ड्स होते हैं 26, तो 26/52 1/2। आप अगर इन एग्जांपल्स को देखें तो हमने पी के साथ ब्रैकेट में डायरेक्ट वही स्टेटमेंट ही लिख दिया जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मान लिया जाएगा प्लेइंग कार्ड में से रेड आने के चांस। ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड एस का हो जाए, इसके चांसेस क्या होंगे? अब एस के 4 कार्ड्स होते हैं, 4/52। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/30।
एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड कोर्ट कार्ड हो जाए। अब कोर्ट कार्ड्स होते कितने हैं? 12, जैक के लिए 4, क्वीन के लिए 4 और किंग के लिए 4, और ये हुआ डिवाइडेड बाय 50। 4 3 जा और 4 13 जा, तो ये हुआ 3/13। ठीक है, आगे एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, वह कार्ड 2 ऑफ स्पेड हो जाए। मैंने कहा था सूट और इंडिविजुअल दोनों को मिलाकर केवल एक कार्ड बनता है, 2 ऑफ स्पेड, तो 1/50। आगे अब चलते हैं कुछ और तरह के क्वेश्चंस। 2 डाइसेस रोल किए गए, 2 डाइसेस रोल किए गए, दोनों पर सम मोर देन 10 हो, इसके चांसेस क्या होंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 ऑफ ए सिंगल थ्रू विद 2 डाइसेस। 2 डाइसेस के रोल करने पर इनका सम अगर मोर देन 10 हो तो इसके चांसेस क्या? अब जरा देखो, डाइसेस जब 2 रोल किए जाएंगे तो लोअर क्लास में हम तो ये पढ़ चुके हैं सैंपल स्पेस बना। यहां अब देख क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सम मिनिमम कितने बनते हैं 2 डाइसेस के रोल करने पर? 2। 2 डाइसेस लूडो वाले दोनों एक साथ रोल किया जाए तो मिनिमम कितना होगा? 1 पर 1, 1 पर 1, 2। मैक्सिमम कितना होगा? 1 पर 6, 1 पर 6, 12, मैक्सिमम 12। मोर देन 10 मैंने कहा है, मोर देन 10 की मीनिंग या तो 11 आ जाए उन पर सम दोनों पर मिलाकर, या 12 आ जाए। अगर 11 आता है सम तो 11 किस किस केस में हो सकता है? 6 5 5 6। और 12 किस किस केस में हो सकता है? भाई एक ही केस इसका बनेगा, 6 6। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी मोर देन 10 ऑफ ए सिंगल थ्रू विद 2 डाइसेस। या आप अगर चाहें तो स्टेटमेंट पूरा लिख लें, मैंने केवल मोर देन 10 ही लिखा है। अब मोर देन 10 के फेवर में कितने आउटकम्स आते हैं? 1 2 3, तो 3 फेवरेबल हुए। अब पॉसिबल आउटकम्स चला दे। पॉसिबल आउटकम्स में अब क्योंकि 2 डाइसेस को रोल किया था तो पॉसिबल आउटकम्स की जगह पर सैंपल स्पेस लिखेंगे, जो कितना होगा? 36। तो फाइनल आंसर आपका होना चाहिए 1/12। एक और एग्जाम्पल अगर इसी पर बेस्ड हम देखें, 2 डाइसेस रोल किए गए, दोनों पर सम मोर देन 9 है। अब बताओ आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोर देन 9 इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड। अब मैक्सिमम सम तो 12 बनते हैं, मिनिमम 2 बनता है। अब हमसे पूछा गया मोर देन 9, इसकी मीनिंग 10 भी हो सकता है सम, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो 11 और 12 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एक 10 भी तो होना चाहिए। अब 10 किस किस केस में हो सकता है? भाई 4 6, 6 4 5 5। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 9। अब कितने केसेस बनेंगे? 10 के पहले कितने बने? 3, 11 के 2 और 12 का 1, तो हो गया 6/30, और ये हो जाएगा 1/। एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी आप एक बार फिर इसे देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। एक किसी लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 53 संडे होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। जरा देखो, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 डेज होंगे, 366 डेज। और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। 1 ईयर की मीनिंग 52 वीक्स, और 52 वीक्स में कवर होते हैं 52 इंटू 7, 364 डेज। तो बचे कितने? 2 डेज, 2 डेज लेफ्ट। इसकी मीनिंग 364 डेज में, अब जरा समझो, 364 डेज में सभी डेज 52 टाइम्स आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि 364 डेज में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, सारे डेज 52 टाइम्स आ चुके हैं। हमें एक और चाहिए, और वो भी कितने ऑप्शन में? 2 दिन में जो बचे हुए हैं। अब ये जो 2 दिन बचे हुए हैं
उसमें मान लिया अगर पहला दिन संडे हुआ तो दूसरा दिन क्या होगा, मंडे। ऐसा तो नहीं सकता ना आज एक संडे हो जाए दूसरा ट्यूसडे हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही तो बनेगा ना। अगर पहला मंडे हुआ तो अगला दिन हम श्योर है ट्यूसडे ही होगा, और अगर पहला दिन ट्यूसडे हुआ तो नेक्स्ट वेंसडे होगा, और अगर पहला वेंसडे हुआ तो नेक्स्ट थर्सडे हुआ, और अगर पहला दिन थर्सडे हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे, और अगर पहला दिन फ्राइडे दूसरा दिन सैटरडे, और अगर सैटरडे तो नेक्स्ट हुआ संडे। इतने ही तरह से बनाए जा सकते हैं। वह 7 डेज, सॉरी 2 डेज, 2 डेज 7 तरीके से बनाए, वो 2 डेज इतने तरह से बनाए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं बनाया जा सकता। अब चेक करके देखो इसमें संडे कितने कितने में आ रहा है। भाई एक केस तो ये है जिसमें संडे आ गया है, और दूसरा केस ये है, तो संडे तो 2 में ही आए, और टोटल कितने बने 7, तो आंसर क्या होगा 2/7। अगर ये पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज, आपका आंसर होना चाहिए 2/7। लेकिन बच्चों मैं तो ये कहता हूं आप संडे के लिए ही क्यों, मंडे चेक करो ना, मंडे भी तो 2 ही हैं, तो मंडे का भी तो आंसर 2/7 हुआ। ट्यूसडे भी तो 2 ही हैं, ट्यूसडे का भी तो आंसर यही हुआ 2/7। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सभी का आंसर 2/7। इसकी मीनिंग एक कंक्लूजन ये निकला कि लीप ईयर के केस में किसी भी डेज की प्रोबेबिलिटी आंसर 2/7 ही होगा, न केवल संडे, मंडे ट्यूसडे सबका आंसर 2/7 ही है। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बने जिसमें लीप ईयर ना हो, नॉर्मल ईयर हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर selected at random will have 53 Sundays. Find the probability that year selected, कोई एक ईयर रैंडमली, ये मेंशन नहीं है लीप ईयर। तो अब क्या होगा, अब नॉर्मल ईयर में तो होता है कितने डेज 365 डेज। अब 365 डेज 1 ईयर में वीक्स कितने कवर होंगे 52 वीक्स, और 52 वीक्स में डेज कितने बनेंगे 364 डेज। 1 डे लेफ्ट, 1 डे लेफ्ट। अब एक दिन जो बचा वो एक दिन कौन सा हो सकता है भैया, तो संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेंसडे होगा या थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा। तो अब आंसर क्या होना चाहिए, अगर संडे के लिए पूछा गया हो तो 1/7 हो गया, मंडे के लिए भी 1/7, ट्यूसडे 1/7, वेंसडे फ्राइडे सैटरडे सब 1/7। तो कंक्लूजन ये निकला कि लीप ईयर के बेस पर अगर किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आंसर 2/7, और नॉर्मल ईयर के केस में अगर किसी भी डे के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो आंसर होगा 1/7। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक जो दो बताए जा रहे हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए 1/1। मान लो एक किसी क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, वह कार्ड स्पेड का हो जाए, इसके चांसेस क्या होंगे। इसके चांसेस 13/52, 1/4, बिल्कुल ठीक बात है। एक प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, वह कार्ड स्पेड का हो जाए, इसके चांसेस 1/4। इसके मीनिंग को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक प्लेइंग कार्ड हमने ड्रॉ किया, हम ये चाहते थे कि वो कार्ड स्पेड का हो जाए, वो इवेंट हैपेंड हो गया, इसके चांसेस कितने बने 1/4, मीनिंग 25%। या यूं कहें कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के सक्सेस होने के चांसेस, आप यूं कहते हैं जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते थे उस इवेंट के सक्सेस होने के चांसेस 1/4 हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि वह कार्ड स्पेड का बने। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते थे उस इवेंट के सक्सेस होने के चांसेस 1/4 हैं, 25%। तो बच्चों उस इवेंट के सक्सेस ना होने के चांसेस क्या होंगे 75%। स्पेड आने के चांसेस 1/4, तो स्पेड के ना आने के चांसेस क्या होंगे 3/4। प्रोबेबिलिटी डू नॉट स्पेड, 1 - 1/4 दैट इज 3/4।
event happen, event does not happen, event happen, event does not happen. जो इवेंट डज नॉट हैपन होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट डज नॉट हैपन जो होता है, इवेंट डज नॉट अकर, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। अगर हम किसी भी इवेंट को ए मान लेते हैं, किसी भी इवेंट को अगर हम ए मानते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए रेस्ट पावर सी या ए डैश या ए बार से डिनोट कर। हम यहां इस पूरे चैप्टर में ए रेस्ट पावर सी से डिनोट कर, आप किसी से भी कर सकते हैं, ए डैश से करें, ए बार से करें, ए रेस्ट पावर सी से करें। हम यहां पूरे चैप्टर में ए रेस्ट पावर सी, ए रेस्ट पावर सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अपोजिट। हेड आने के चांसेस 1/2, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 1/2, मीनिंग टेल आना। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। अगर हम इस एग्जांपल में इस पेड़ को ए मान लें, अगर हम इस एग्जांपल में इस पेड़ को ए मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कहा जाए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा जाए, बात तो एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। तो स्पेड ना आए मीनिंग ए का कॉम्प्लीमेंट्री या स्पेड ना आए, इसके चांसेस कितने हो जाएंगे, 3/4। पीए और पीएसी, इवेंट हैपन, इवेंट डज नॉट हैपन। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो पीए डिवाइडेड बाई पीएसी इक्वल्स टू 1/4 बाई 3/4। 4 एक दूसरे से कैंसिल, 1/3। और अगर हम इसे रेशियो में डिफाइन करें तो पीए इज टू पीएसी इक्वल्स टू होता है 1:3। पीए इज टू पीएसी 1:3। अगर इसमें स्टेटमेंट यूज करने के लिए कहा जाए तो इसकी मीनिंग है इवेंट हैपन इज टू इवेंट डज नॉट हैपन, इवेंट हैपन इज टू इवेंट डज नॉट हैपन। इस रेशियो को कहा जाता है ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर ऑफ। अगर इसी एग्जांपल हो पीएसी डिवाइडेड बाई पीए लिखा गया होता तो 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 आप लिखते और आंसर आता 3/1। और इसकी मीनिंग ये होती पीएसी इज टू पीए इक्वल्स टू 3:1। अब ये किस फॉर्म में है, इवेंट डज नॉट हैपन इज टू इवेंट हैपन, इवेंट डज नॉट हैपन इज टू इवेंट हैपन। इस रेशियो को कहा जाता है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट। एग्जाम में डायरेक्ट दिया जाता है ऑड इन फेवर ऑफ द रेशियो। अब हमें यह समझना है ऑड इन फेवर ऑफ की मीनिंग इवेंट हैपन वाला फिगर पहले है, इवेंट डज नॉट हैपन वाला फिगर बाद में है। और ऑड अगेंस्ट में इवेंट डज नॉट हैपन वाला फिगर पहले है, इवेंट हैपन वाला फिगर बाद में है। यह हमें देखना है। मान लो इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल यूज किया और इसमें मैंने कहा फॉर ए ऑड इन फेवर ऑफ द इवेंट, odd in favor of the event 2/7, and for B odd against the event 5/3। PA PAC PB PBC भाई की वैल्यू बता दो। तो अब ऑड इन फेवर ऑफ 2/7 है, इसकी मीनिंग 2/7 या 2:7, बात एक ही है। आप ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज ना करें। अगर आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो भाई 2:7 और इसे लिख सकते हो 5/3, बात एक ही है। तो अब ऑड इन फेवर ऑफ 2:7, 2:7 की मीनिंग
पी ए कितना हुआ, ये हुआ 2/9 और पी ए सी कितना हुआ, पी ए सी हुआ 7/9, क्योंकि पहला फिगर इवेंट हैपन का है, दूसरा इवेंट डज नॉट हैपन का है। लेकिन ऑड अगेंस्ट वाले फिगर में क्या होगा, ऑड अगेंस्ट में पीबीसी वाला पोर्शन पहले होगा, इवेंट डज नॉट हैपन पहले होता है। तो पीबीसी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय इनका ग्रैंड टोटल 8 और पीबी ये हो जाएगा 3/8। आप चेक करके चाहो तो देख लो, पीए इज टू पीबी पीएसी 1:3 है, तो पीए की वैल्यू यहां क्या निकल कर आ रही है 1/4, और चेक करके देख लो यही तो है। और पीएसी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 3/4, पी और इनका एडिशन 4। तो ये था ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड अगेंस्ट। डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में मिलते हैं, इसे कैलकुलेट करने, इसे सॉल्व करने का तरीका, इससे रिलेटेड वैल्यू डिफाइन करने का तरीका वो हमें आना चाहिए।